नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है अनुशासन एवं शैक्षिक प्रशासन, जो कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। तो चलिए इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है अनुशासन एवं शैक्षिक प्रशासन। देखिए, सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए, डिसिप्लिन, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन डिसिप्लिन से बना है। डिसिप्लिन का मतलब होता है शिष्य। ओके, तो जब एक गुरु अपने शिष्य को उन तरीकों, नियमों एवं विधियों को सिखाता है जिससे उसकी जिंदगी में खुशी एवं कर्तव्य निष्ठा का गुण विकसित हो सके, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अनुशासन बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए, हाफमैन ने भी इसकी एक डेफिनेशन दी है कि भाई एक सामाजिक समूह द्वारा अनुमोदित नैतिक व्यवहार को बालकों को सिखाना ही अनुशासन है। हाफमैन ने इसको ये कहा कि भाई देखो, समाज, कोई आपका समाज है, उसमें आपका सामाजिक समूह है, वो आपके जो एक नैतिक व्यवहार को अनुमोदित है, जिसका अनुमोदन किया गया है, वही अगर हम बालकों को सिखाते हैं तो वही आपका क्या होता है? अनुशासन होता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, अनुशासन किसी भी समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रखता है। तो आइए हम जानते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसका मैंने यहाँ पर, आप शॉर्ट में मैंने इनको लिखा है, लेकिन थोड़ा हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहली देखिए जो इसकी विशेषता है दोस्तों, वो है समाज निर्माण। देखिए दोस्तों, किसी भी समाज के निर्माण में अनुशासन की विशेष भूमिका होती है। ओके, अनुशासन ही मानव को श्रेष्ठता प्रदान करता है तथा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए दोस्तों, समाज निर्माण में अनुशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या है? परिवार प्राथमिक पाठशाला। ओके, अब बात आती है दोस्तों अनुशासन की विशेषता में। देखिए, प्रारंभिक चरण आपका क्या होता है? परिवार ही होता है। ठीक, बच्चे क्या करते हैं? परिवार में रहते हुए ही अनुशासन का पहला पाठ सीखते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, प्रत्येक परिवार में या विद्यालय में छात्रों को कुछ सामान्य नियमों का पालन करना होता है। ओके, इसी के साथ उनको क्या करना होता है? कक्षा में भी अनुशासन का पालन करना होता है, जो कि छात्रों के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर कोई भी विद्यार्थी अनुशासन के महत्व को नहीं समझेगा या फिर अनुशासन का पालन नहीं करेगा, तो उसके लिए सफलता प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। ओके, अगला देखिए, अनुशासित छात्र सभी के प्रिय। अनुशासित छात्र को देखो कौन पसंद नहीं करता? अगर आप टीचर हैं तो आपको वो बच्चे ज्यादा पसंद में आते होंगे जो कि डिसिप्लिन में रहते हैं। ओके, तो जो अनुशासित छात्र है वो अध्यापकों के प्रिय होते हैं, प्रिंसिपल के प्रिय होते हैं, यानी प्रधानाध्यापक के प्रिय होते हैं। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अनुशासित छात्र होते हैं वो कार्य को टालने की प्रवृत्ति नहीं होती उनके अंदर। ओके, उचित समय के अंतर्गत वो अपने सभी कार्यों को पूरा कर देते हैं। ओके, और साथ ही जितने भी अनुशासित जो छात्र होते हैं वो भविष्य में भी सफल होते हैं। ओके, तो अनुशासन की ये भी एक विशेषता है। ओके, कई जो छात्र होते हैं वो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, उनमें व्यवहार से संबंधित कुछ समस्याएं होती, तो अनुशासन का मेन मुद्दा यही होता है। ओके, इसके बाद देखिए, अनुशासन से आपका क्या आता है? आत्मनियंत्रण आता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुशासन से छात्रों में आत्मनियंत्रण की क्षमता का विकास होता है। ओके, इसके बाद देखिए, अनुशासन से बालकों के व्यवहारों, उनके प्रमुख अभिप्रेरकों यानी कि मोटिव्स, ओके, भावनाओं का तथा उनकी अभिरुचियों का समझने की कोशिश की जाती है। ओके, तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अनुशासन में बालकों के व्यवहारों का, उनके अभिप्रेरकों का, उनकी क्या भावनाएं हैं, उनकी क्या अभिरुचियां हैं, उनको समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है ना। क्यों की जाती है? ताकि भाई आसानी से उन समस्याओं को समझा जा सके और उनका निदान किया जा सके। ओके, अगला पॉइंट है दोस्तों निर्देशात्मक, यानी कि अनुशासन निर्देशात्मक होता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? देखिए, कई बार क्या होता है कि जो कोई छात्र है वो अगर वो बार बार अनुशासन को भंग कर रहा है, तो उस छात्र को किसी मनोवैज्ञानिक के पास या किसी परामर्शदाता के पास या फिर किसी विशेषज्ञ के पास उसकी व्यवहार संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए भेज दिया जाता है। ओके, इसके पीछे जनरली एजम्पशंस ये रहती हैं कि भाई छात्र ऐसा व्यवहार
क्यों कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। तो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, निर्देशात्मक बोलते हैं, यानी अनुशासन रेफरल होता है। ओके, इसके बाद अनुशासन में निवारण भी होता है, यानी निवारण की अहमियत होती है। ठीक, शिक्षक छात्रों को अगर उचित स्नेह दे, अच्छी टीचिंग करे, ठीक है ना, और उनकी आवश्यकताओं और अभिरुचियों को समझे, ठीक है ना, तो उनकी व्यवहार संबंधी समस्याओं को उत्पन्न होने से रोक सकता है, यानी उनका निवारण कर सकता है। ठीक है ना, यानी उनको प्रिवेंट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर अनुशासन की ये भी एक विशेषता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला है कि अनुशासन में हमेशा उद्देश्योन्मुखी व्यवहार की भूमिका होती है। ओके, यानी कि ये गोल ओरिएंटेड होता है। ओके, तो शिक्षक क्या कर सकता है कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता के अनुरूप उनके लक्ष्य से उसको अवगत करा देते हैं और उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसका मार्ग प्रदर्शन करते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि भाई छात्र में समस्या संबंधी व्यवहार अपने आप ही कम होता है और छात्र हैं वो अनुशासित हो जाते हैं। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है उद्देश्योन्मुखी व्यवहार। ओके, तो यानी गोल ओरिएंटेड भी होता है। इसके बाद देखिए संगठित उदात्तीकरण। अब अनुशासन का संबंध संगठित उदात्तीकरण से भी है, इसका मतलब बोलते हैं ऑर्गेनाइज सब्लिमेशन। ओके, अब इसका मतलब ये होता है कि स्कूल के समय को इस ढंग से शेड्यूल करना चाहिए या उसको इस तरह से सुनियत करना चाहिए कि छात्र हमेशा क्या रहें, व्यस्त रहें। ठीक है ना, और उनके पास किसी भी तरह का भाई समस्यात्मक व्यवहार करने का ना तो समय हो और ना ही शक्ति हो। ओके, इसको बोलते हैं संगठित उदात्तीकरण। समझ में आया ना दोस्तों कि स्कूल को इस तरह से अपना टाइम टेबल बनाना है या इस तरीके से अपने स्कूल की टाइमिंग को शेड्यूल करना है या अपने समय को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि छात्र हमेशा व्यस्त रहें और वो किसी तरह का अवांछित व्यवहार ना करें। ओके, या समस्यात्मक व्यवहार ना करें, ना तो उसके पास ऐसा समस्यात्मक व्यवहार करने का समय हो और ना ही उनके पास शक्ति हो। ओके, तो उसको बोलते हैं संगठित उदात्तीकरण। तो अनुशासन इससे भी संबंधित है। तो स्पष्ट है कि भाई अनुशासन क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, यानी बहुविमीय है। ओके, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई बहुत ही व्यापक पद है, इसमें कई तरह के तथ्य अपने आप में सम्मिलित हैं। दोस्तों, आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विद्यालय अनुशासन के मुख्य लक्ष्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इनको समझने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहला है आत्मनियंत्रण की क्षमता विकसित करना। ओके, देखिए अनुशासन का सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है वो बालकों में आत्मनियंत्रण की क्षमता को विकसित करना है। अगर आत्मनियंत्रण नहीं है, बच्चों में अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो वो तरह तरह के समस्यात्मक व्यवहार करने लगते हैं, जैसे कि भाई चोरी करना, लड़ाई करना, धोखेबाजी करना। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें वो सीख कर अनुशासनहीनता की समस्या को खड़ा कर देते हैं। ओके, तो मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों में सेल्फ कंट्रोल की क्षमता को विकसित करना। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला आता है व्यवहार संबंधी समस्याओं का निराकरण या निवारण। ओके, तो अनुशासन का ये भी एक उद्देश्य है कि भाई छात्रों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का निराकरण करना है। ओके, इसके लिए टीचर को बहुत ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता होती है दोस्तों, क्योंकि कक्षा में अगर शिक्षक छात्रों के सामने अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा या उनके समझने लायक भाषा का उपयोग करेगा और अपना शिक्षण काफी प्रभावी रखेगा, तो बच्चे को अनुशासनहीनता करने का समय ही नहीं मिल पाएगा। ओके, या वो हमेशा बच्चों को क्या रखेगा, बिजी रखेगा, तो अपने आप ही जो व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं वो अपने आप ही क्या हो जाएंगी, निवारण हो जाएगा, उसका अपने आप ही क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी अगर वो उनकी अभिरुचि के अनुसार अगर व्यवहार करे, ओके, या उसकी आवश्यकताओं के साथ व्यवहार करे, तो वो उन्हें कक्षा में किसी भी प्रकार की शरारत या व्यवहार संबंधी समस्या उत्पन्न होने का मौका ही नहीं देगा। तो इस तरीके से भाई अनुशासन का एक उद्देश्य व्यवहार संबंधी समस्याओं का निराकरण भी है। ओके, इसके बाद आता है दोस्तों उदार मनोवृत्ति का विकास। देखिए, अनुशासन का उद्देश्य है बालकों में शिक्षकों, स्कूल के अधिकारियों एवं माता पिता के प्रति
उदार मनोवृत्ति का विकास करना भी है। ओके, कई बार क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो टीचर्स और माँ बाप को या स्कूल के अधिकारियों को ही अपना दुश्मन समझ लेते हैं, तो उनको ही मानना है। तो ये अनुशासन का एक उद्देश्य ये भी है कि वो उनके प्रति उदार पक्ष रखें, यानी उदार मनोवृत्ति का विकास करें। ओके ओके और आजकल देखा जाए तो छात्रों को अनुशासित करने का लक्ष्य यह भी रहता है कि वो क्या करें कि इन लोगों द्वारा, लाइक माता पिता अगर कोई सुझाव देते हैं या स्कूल के अधिकारी हैं, टीचर हैं, तो अगर कोई भी सुझाव या आदेश देते हैं तो उनको स्वेच्छा से माने। ओके, और उनके अनुकूल व्यवहार करें। तो उदार मनोवृत्ति का विकास भी अनुशासन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ओके, या उद्देश्य कह सकते हैं। ओके, इसके बाद दूसरा देखिए, छात्रों में उत्तम आचरण उत्पन्न करना। ओके, तो अनुशासन का उद्देश्य छात्रों में एक ऐसा आचरण या तौर तरीका सिखाना होता है कि वो कक्षा के चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, दोनों परिस्थितियों में एक अनुशासित छात्र की तरह व्यवहार करें, यानी उत्तम आचरण उनके अंतर्गत हो और वे दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य है। ओके दोस्तों, इसके बाद अगला उद्देश्य है छात्रों की वास्तविक जिंदगी में खुशी उत्पन्न करना एवं उत्तम समायोजन में मदद करना। देखिए, जो रिली थे उनके अनुसार अगर आधुनिक स्कूलों में अनुशासन संबंधी अगर कोई प्रयास किए जा रहे हैं तो उनका प्रमुख उद्देश्य यही होना चाहिए। ठीक है ना, कि आप छात्रों की आवश्यकताओं का ख्याल रखें, उनकी अभिरुचियों का ख्याल रखें और उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करें। ठीक है ना, और उनको उनके एनवायरनमेंट के संग समायोजित होने में मदद करें। ओके, तो जब अगर छात्र अगर सपोज करो उत्तम समायोजन करते हैं तो इससे उनको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। ठीक है ना, और वे अधिक उत्तम समायोजन करने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों, यहाँ से स्पष्ट है कि भाई अनुशासन का उद्देश्य छात्रों में आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन का गुण पैदा करना है ताकि वो सफलतापूर्वक जीवन अपना व्यतीत कर सके। इसके बाद दोस्तों, अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारक। वैसे तो दोस्तों अनुशासन को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन मूलतः हमने इनको दो भागों में बांटा है। एक होते हैं औपचारिक कारक और एक होते हैं अनौपचारिक कारक। सबसे पहले डिस्कस करते हैं औपचारिक कारकों से। देखिए, औपचारिक कारक से तात्पर्य उन कारकों से होता है जिनका संबंध सीधा सीधा पाठ्यक्रम से, विद्यालय से या वातावरण से होता है। ओके, तो दोस्तों कक्षा में छात्रों के अनुशासन पे इनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि सीधा प्रभाव पड़ता है। ओके, तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है आपका पाठ्यक्रम। देखिए, छात्रों को अनुशासित बनाने के लिए पाठ्यक्रम का सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर पाठ्यक्रम छात्रों की बौद्धिक स्तर या अभिरुचि या उनके अभिक्षमता के अनुकूल होगा तो वे अपने आप को उस पाठ्यक्रम में काफी व्यस्त रखते हैं और कोई दुर्व्यवहार करने का उनको मौका नहीं मिलता है। ठीक है ना, और ना ही दोस्तों उनके पास ऐसे व्यवहारों के लिए कोई अतिरिक्त शक्ति बच पाती है। ओके, तो लेकिन अगर पाठ्यक्रम छात्रों की अभिरुचि और बौद्धिक स्तर के विपरीत होगा तो छात्रों का उसमें रुचि ही नहीं होगी। ओके, और वो तरह तरह की क्या करेंगे, शरारत करेंगे या दुर्व्यवहार करेंगे। ठीक है ना, और अनुशासन से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करेंगे। ठीक है ना, तो पाठ्यक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, औपचारिक कारक है जो कि अनुशासन को प्रभावित करता है। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा आता है अध्यापन विधि। देखिए, छात्रों को अनुशासित होना है या नहीं होना है ये शिक्षक की अध्यापन विधि पर निर्भर करता है। ठीक, कुछ शिक्षकों की अध्यापन विधि बहुत अच्छी होती है, काफी अट्रैक्टिव होती है। ठीक, तो छात्र क्या होते हैं, आकर्षित होके चुपचाप ध्यानपूर्ण अनुशासित होके उसका शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, और अपने आप को पूर्णतः व्यस्त रखते हैं। ठीक, तो इसका परिणाम क्या होता है कि कक्षा में पूर्णतः आपका क्या होता है, अनुशासन होता है। ठीक, अब दूसरी तरफ अगर टीचर है, उसके पढ़ाने का ढंग या विधि अगर बिल्कुल अरोचक हो तो छात्र क्या होंगे, तुरंत ऊब जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेंगे, दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है ना, तो अनुशासन की समस्या इससे खड़ी उठती है। ठीक, तो अध्यापन विधि बड़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए अगला आता है शिक्षक के शील गुण। ओके, अब देखिए स्कूल में छात्रों के अनुशासन पर दोस्तों शिक्षक के शील गुण एवं उनके व्यवहार का पूरा असर पड़ता है। ठीक, शील गुण का मतलब यह है कि शिक्षक अपने सब्जेक्ट को लेकर या अपनी टीचिंग को लेकर
कितना ईमानदार है या कितना कर्तव्यनिष्ठ है। ओके, और छात्रों में कोई भेदभाव नहीं करता है। ओके, तो इनको क्या बोलते हैं? शिक्षक के सील गुण। ठीक है ना। तो छात्र अगर कोई शिक्षक बहुत अच्छा अपने कार्य के प्रति ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, छात्रों के संग कोई भी उसका बायस्ड बिहेवियर नहीं है, तो अपने आप ही जो छात्र हैं वो क्या होंगे? अनुशासित होंगे और जो टीचर है उसकी भी कद्र करेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई शिक्षक है खुलेआम छात्रों के बीच में अगर भेदभाव करेगा, अकारण ही उनको डांटता फिरेगा, ठीक है ना, तो यहाँ से भाई जो टीचर है उसकी अपने आप ही जो कद्र है बच्चों के बीच में गिर जाएगी। ओके, यानी कि उसकी रिलायबिलिटी गिरेगी और सामर्थ्यता में भी उसके कमी आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति की क्षमता कम होती है, तो छात्र अपने आप ही अनुशासित नहीं रहते, उनका धैर्य टूट जाता है और वो दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं। ओके, तो इसलिए आपका शिक्षक के सील गुण होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनुशासन को प्रभावित करने वाला औपचारिक कारक है। इसके बाद आता है दोस्तों उचित पुरस्कार एवं उचित दंड। देखिए जो बीएफ स्किनर थे उन्होंने भी अपने अध्ययन के आधार पर बताया था कि यदि छात्रों को विद्यालय में व्यवहारों के लिए अगर वो उचित व्यवहार करते हैं तो उनको उचित पुरस्कार दिया जाए, और अगर वो दुर्व्यवहार करते हैं तो अगर उनको उचित दंड दिया जाए तो छात्रों में कभी भी अनुशासन की समस्या नहीं होती है। ठीक है ना। और छात्र हमेशा क्या रहते हैं? अनुशासित रहते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा उनमें आत्मसंतोष भी की भावना भी जागृत होती है, यानी उसमें आत्मसंतोष भी आता है। ठीक, तो बिल्कुल सही है कि अगर छात्र जैसा व्यवहार कर रहा है तो व्यवहार करे तो आप उसको उचित पुरस्कार दो, लेकिन अगर वो दुर्व्यवहार करता है तो उसको उचित दंड देने की भी आवश्यकता है। तो इससे क्या होता है? उनमें आत्मसंतोष पैदा होता है, यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन पैदा होता है। ठीक, तो और वो छात्र हमेशा क्या रहते हैं? अनुशासित रहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है कक्षा का भौतिक वातावरण। देखिए छात्रों के अनुशासन में दोस्तों कक्षा के भौतिक वातावरण का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अगर कक्षा में रोशनी है अच्छी, हवा अच्छी है, छात्रों की संख्या अनुकूल है, बैठने के लिए उनके लिए आरामदायक बेंच है, डेस्क है, इनका पर्याप्त प्रबंध है, तो इससे छात्रों में अनुशासनहीनता कम होती है। ओके, या हम कह सकते हैं कि उनको इसका मौका नहीं मिलता और वे अनुशासित होते हैं। ओके, लेकिन अगर ये सारी सुविधाएं नहीं होंगी तो छात्र अपने आप ही क्या करेंगे? अनुशासनहीनता का परिचय देंगे या अनुशासनहीन हो जाएंगे। ओके, और तरह तरह के दुर्व्यवहार करना स्टार्ट कर देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, स्टडी से ये भी पता लगा है कि अगर भौतिक वातावरण सही ना हो तो जो शिक्षक होते हैं वो भी अनुशासनहीन होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कक्षा का भौतिक वातावरण अनुशासन को प्रभावित करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है पर्यवेक्षण। देखिए जिस स्कूल में छात्रों का ठीक ढंग से देख रेख एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा वहाँ के छात्र हमेशा क्या होंगे? अनुशासित होंगे, उनमें आत्मनिर्देश की क्षमता अधिक होती है। ठीक, लेकिन जिस स्कूल में अगर कोई छात्रों की देख रेख ही नहीं कर रहा, उनका कोई पर्यवेक्षण ही नहीं कर रहा है और शिक्षकों का उन पे ध्यान नहीं है, स्कूल के अधिकारियों का उन पे कोई ध्यान नहीं है, वहाँ बच्चों में अपने आप ही अनुशासनहीनता की समस्या पैदा हो जाएगी। ओके, इसके बाद देखिए अगला आता है छात्रों की संख्या। देखिए अगर स्कूल में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है और टीचर उनके अनुपात में काफ़ी कम है, जैसे कि ज़्यादातर आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल में जैसे 100 बच्चे क्लास में बैठ रहते हैं, एक टीचर पढ़ाता है, तो वहाँ पर भी अनुशासनहीनता की समस्या पैदा हो जाती है और छात्रों को दुर्व्यवहार करने का खुलकर मौका मिल जाता है। ठीक है ना, क्योंकि उन पे रोक लगाने वाले अपने आप ही क्या है? टीचर्स की संख्या कम होती है। तो इस तरह से अगर शिक्षक छात्र अनुपात अगर सही हो, जैसे 1:30 यानी 30 छात्रों पे एक शिक्षक आ गया ना, तो अगर छात्र संख्या कम होगी और टीचर्स उस पे ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली आपका क्या होगा कि वहां पर अनुशासन बना रहेगा दोस्तों। तो इसलिए स्कूल में छात्रों की संख्या भी उचित होनी चाहिए, यानी टीचर्स स्टूडेंट रेशियो शुड बी प्रॉपर। ओके, इसके बाद आता है अगला दोस्तों पाठ्य पुस्तक। देखिए पाठ्य पुस्तक भी अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारक में से एक है। देखिए दोस्तों अगर पाठ्य पुस्तक अगर अच्छी नहीं है, कहने का मतलब है कि अगर वो सरल भाषा में नहीं है, सुगम नहीं है,
तो छात्र उसमें पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते हैं, बोर हो जाते हैं और अपने आप को अनुशासित रखना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर उसकी भाषा बहुत सिंपल है, सुगम है और वहाँ पर तथ्यों को बहुत स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित किया गया है, तो छात्र पढ़ने में रुचि लेते हैं और वो अपने आप ही अनुशासित हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक भी आपका अनुशासन को प्रभावित करने वाले औपचारिक कारकों में आता है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला आता है अनौपचारिक कारक। अनौपचारिक कारक क्या होगा दोस्तों? ये उन कारक से मतलब है इनका जिनका संबंध शिक्षा से परोक्ष रूप से होता है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी वो छात्रों के अनुशासन को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करते हैं। डायरेक्टली नहीं करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली करेंगे, ठीक है ना। तो यानी स्कूल में जो उनका अनुशासन है उसमें भी उनका परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला क्या है? ऑफ कोर्स घरेलू वातावरण। देखिए छात्रों के अनुशासन पे परोक्ष रूप से प्रभाव डालने वाले कारकों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है घरेलू वातावरण। अगर आपके घरेलू वातावरण सही है, यानी आपके माता पिता का आपसी संबंध सही है, आप उनके अपने बच्चों से बहुत अच्छा संबंध है, बच्चों के आपस में अच्छे संबंध है, परिवार के अन्य सदस्यों के बच्चों के साथ संबंध अगर मधुर हैं या स्नेहपूर्ण हैं, तो ऐसे छात्र स्कूल में भी अनुशासन में रहते हैं। ओके, जबकि इसके उलट अगर बिल्कुल घरेलू वातावरण जस्ट इसके विपरीत है, तो वो जो छात्र हैं वो स्कूल में भी हमेशा क्या होते हैं? अनुशासनहीनता का परिचय देते हैं और साथ साथ ही लगातार दुर्व्यवहार करते रहते हैं। ओके, इसके बाद दूसरा आता है दोस्तों परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। ठीक, यदि किसी छात्र के परिवार की दोस्तों सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो ऐसे बालकों में सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। ओके, और वो स्कूल में हमेशा क्या होते हैं? अनुशासित रहते हैं। वहीं इसके उल्टा अगर किसी छात्र के परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब है, तो बालकों का ज्यादातर जो आवश्यकताएं हैं वो अधूरी रह जाती हैं। ओके, और वे स्कूल में गंभीर रूप से अनुशासनहीनता का परिचय देने लगते हैं या अनुशासनहीनता की समस्या को उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो बैकमैन थे, इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पे इन तथ्यों की पुष्टि की है कि भाई परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी अनुशासनहीनता को प्रभावित करने में बहुत बड़ा योगदान देती है और ये अनौपचारिक कारक है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों पास पड़ोस। देखिए अगर आपका पास पड़ोस अगर अच्छा है तो बालक हमेशा क्या रहेगा? अनुशासित रहेगा। बालकों के अनुशासन में उसके पास पड़ोस का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब देखिए अगर आपके पास पड़ोस में ऐसे लोग हैं जहां पर अनुशासनहीन लोग हैं या चरित्रहीन बालक हैं, उनकी भरमार है, तो वहां पर क्या होगा? भाई बालक भी क्या होगा? उन्हीं के तो कांटेक्ट में आएगा ना, तो वो उनके जब कांटेक्ट में आएगा तो वो भी क्या होगा? अनुशासनहीन बन जाएगा। परंतु अगर उसके उलट अगर आपके पास पड़ोस के बच्चे बहुत अनुशासित हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और काफी चरित्रवान हैं, तो बच्चा भी क्या होगा? उनके कांटेक्ट में आके अनुशासन को सीखेगा, यानी अनुशासन के विकास में महत्वपूर्ण उसको योगदान मिलेगा या उसका सहयोग मिलेगा। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है साथीगण। देखिए दोस्तों बालकों के अनुशासन पर उनके साथियों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वे अपने साथियों के संग देखिए दोस्तों तरह तरह के खेल खेलते हैं और उनसे उनको देखिए नियमों का पालन, विश्वसनीयता, आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का उनमें विकास होता है, ठीक है ना। तो इन गुणों के विकास होने से बालक कक्षा में अनुशासित रहते हैं। ठीक, तो इस तरह के खेल के माध्यम से सीखे गए अनुशासन द्वारा कक्षा का अनुशासन भी अपने आप ही सही होता है, यानी वो प्रभावित होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जितने अच्छे आपके साथीगण होंगे दोस्तों, उतना ही आपका अनुशासन अच्छा होगा। अगर वो भी डिसिप्लिन में तो आप भी डिसिप्लिन में रहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है सामाजिक मानक। देखिए कक्षा में कोई भी छात्र है वो अनुशासित रहता है या कहाँ तक अगर वो अनुशासित रहता है, ये काफ़ी इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जिस समाज में उसको पाला पोसा गया है वहाँ उसके अनुशासन पर कितना ध्यान दिया गया है। ओके, अगर उस पे वहाँ अनुशासन होने पे बहुत सख्ती बरती गई है, तो ऐसे समाज से आने वाले बच्चे हमेशा कक्षा में अनुशासित रहते हैं। ओके, अगर इसके उल्टे अगर वहाँ पर सामाजिक मानक में
ढिलाई बरती गई है, ओके, या हम कह सकते हैं कि भाई अनुशासित रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे समाज से आने वाले बालक हमेशा कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को पैदा करते हैं। ऐसे बच्चे ज़्यादातर लापरवाह होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों सामाजिक मानक भी बहुत ही महत्वपूर्ण अनौपचारिक कारक है अनुशासन को प्रभावित करने वाला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से स्पष्ट है कि भाई छात्रों के अनुशासन को प्रभावित करने वाले कई तरह के कारक हैं, ओके, और इन कारकों का भाई शिक्षकों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो अनुशासन की जो बागडोर है वो हमेशा शिक्षकों के कंधों पर रहती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण। देखिए दोस्तों, विद्यार्थी ज़्यादातर विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं और विद्यालय को छोड़ देते हैं, तो उनके कारणों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम ये एग्जाम में जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम था उसमें इससे संबंधित प्रश्न भी आए थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले है विद्यालय की दयनीय स्थिति। देखिए दोस्तों, देश के विद्यालयों में अपेक्षित मात्रा में कक्षाओं में न फर्नीचर है न प्रकाश की व्यवस्था है। ठीक, तो ऐसे विद्यालयों में छात्रों के शारीरिक विकास पे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, ओके, और इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये शिक्षण की दृष्टि से भी संतोषजनक परिणाम नहीं दे रहे हैं, ओके। इसका मेन कारण हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ के जो शिक्षक हैं वो उदासीन हैं, ओके, यानी उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो इस प्रकार जो विद्यालयों की वर्तमान दशा है वो अत्यंत दयनीय है, जिसके कारण जो छात्र हैं वो उनकी अनुपस्थिति बढ़ती चली जा रही है और वो विद्यालय छोड़ने पर विवश हैं, ओके। तो विद्यालय की दयनीय स्थिति सबसे महत्वपूर्ण कारण। देखिए दोस्तों, अगला जो कारक है वो है दोष युक्त पाठ्यक्रम की समस्या। देखिए दोस्तों, जो हमारा पाठ्यक्रम है वो काफी दोष युक्त है। जो सामान्यतः शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है, ओके, और शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो छात्रों के जीवन से भी संबंध नहीं है, ओके। तो विद्यालयों में अगर आपको छात्रों को क्रिएटिव बनाना है, ओके, तो उसके लिए पाठ्य सहगामी क्रिया बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन उनका भी क्या है, अभाव है, ओके। पाठ्यक्रम ना तो समाज और विद्यालय में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर पा रहा है, ओके, ना ही ये गांव के बालकों की आवश्यकताओं को पूर्ति कर पा रहा है, ओके। इसके अलावा देखिए दोस्तों, विद्यालय में छात्रों को करके सीखने के अवसर भी प्रदान नहीं हो पा रहा है, ओके, यानी हम कहते हैं ना भाई क्रियाशीलता का सिद्धांत, ज्यादातर बच्चे करके सीखते हैं, तो उसका भी उनको अभाव है, ओके। और ज्यादातर जो ज्ञान है वो सैद्धांतिक रूप में, यानी सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, तो इससे होता क्या है, इससे जो स्टडी है वो काफ़ी बोरिंग हो चुकी है। अगर आप सैद्धांतिक ज्ञान ही देते रहेंगे, उनको आप व्यवहारात्मक ज्ञान नहीं देंगे या उनको करके सीखने के अवसर प्रदान नहीं करेंगे, तो छात्र बोर होंगे, अनुशासनहीनता की समस्या आएगी और छात्र क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे और इवन बाद में विद्यालय भी छोड़ देंगे, ओके। देखिए दोस्तों, अगला आता है दोष युक्त शिक्षा प्रशासन। देखिए दोस्तों, विद्यालय के प्रधानाध्यापक हो या शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, ओके, शिक्षा के उन्नयन में उनका जो व्यवहार है वो हमेशा से उदासीन रहा है, ओके। तो इससे हो क्या रहा है, हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है या विद्यालय शिक्षा है उसका स्तर धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है, ओके। इसी तरह से भाई हम कह सकते हैं कि भाई विद्यालय में अगर आपको सुचारू रूप से निरीक्षण करना है तो उसके लिए पर्याप्त संख्या में निरीक्षक नहीं है या पर्यवेक्षक नहीं है या उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है, ओके। और इस तरह से भाई शैक्षिक परिवेश को सुधारने में भी भाई विभाग या प्रशासन की ओर से कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, ओके। और वैसे देखा जाए तो अगर आपको शैक्षिक परिवेश को सुधारना है तो भाई शिक्षा निरीक्षक होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक। तो इसके अभाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। तो दोष युक्त शिक्षा प्रशासन यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी दोष युक्त है, इसके कारण भी बच्चे अनुपस्थित रहते हैं और विद्यालय छोड़ देते हैं बाद में, ओके। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला आता है भौगोलिक तथा आर्थिक समस्याएं। भौगोलिक तथा आर्थिक समस्या, देखिए आप दोस्तों, आप जानते हैं कि जो भारत देश है वो तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पे काफी विशाल देश है, ओके। और क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से जलवायु में भी पर्याप्त भिन्नता
मिलता है। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई जैसे रेगिस्तान वाले इलाके हैं और हमारे उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक, तो वहां पर अगर आप प्राथमिक शिक्षा को सुलभ कराना चाहते हैं तो वो बहुत ही दुष्कर कार्य है। ओके, और क्योंकि जलवायु का एक तो परिवर्तन हो जाता है, ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आवागमन के साधनों का अभाव है। अब यहाँ पर कई सारे जो गांव हैं उत्तराखंड में, वहां तो रोड नहीं गई है। ठीक, तो इस कारण से भी ये हम कह सकते हैं कि बच्चे ज्यादातर अनुपस्थित रहते हैं और विद्यालय को छोड़ देते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए होता है क्या है कि मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जनघनत्व है। एक तरफ जहां पहाड़ों में भाई जनघनत्व कम हो गया है, तो दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में जनघनत्व इतना ज्यादा हो गया है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में विद्यालय की आवश्यकता है, यानी हर एक निश्चित दूरी पे विद्यालयों की आवश्यकता है। ठीक, और व्यवहारिक दृष्टि से भी इतने सारे विद्यालयों को स्थापित करना बहुत ही दुष्कर कार्य है। तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई प्रायः होता है क्या है कि भाई धन के अभाव में कई जो लोग हैं वो प्राथमिक शिक्षा को छोड़ देते हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई प्राथमिक शिक्षा के विकास में बहुत ही प्रमुख बाधा है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है शिक्षा की दोषपूर्ण नीतियां। दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि भाई शिक्षण विधियां कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किसी ज्ञान को भली भांति छात्रों तक पहुंचाना है तो उसके लिए शिक्षण विधियां इंपॉर्टेंट है, और आधुनिक शिक्षण विधियों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बच्चे को जो भी सीखने का अवसर मिलता है वो हमेशा लंबे समय तक उसको याद रहता है। ओके, पहले तो जल्दी सीखते हैं और काफ़ी लंबे समय तक उनको याद रहता है। लेकिन भाई आज के समय में भी परंपरागत शिक्षण विधियों का ज्यादातर प्रयोग होता है। ओके, तो होना क्या है कि भाई अगर परंपरागत शिक्षण विधियों का अगर प्रयोग होगा तो उससे होना क्या है कि भाई जो छात्र हैं वो अपने आप ही, उनके लिए जो पढ़ाई है वो बोरिंग हो जाएगी और वो अनुपस्थित रहने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो नवीन और उन्नत शिक्षण विधियों का ज्ञान शिक्षकों को होना बहुत जरूरी है, जो कि अभी नहीं है। ठीक, जो शिक्षक हैं और छात्र हैं अभी तक उनसे अनभिज्ञ हैं। ओके, तो यहाँ पर भी ये शिक्षा की जो दोषपूर्ण नीति है वो भी बहुत बड़ा कार्य करती है छात्रों के अनुपस्थिति में। ओके, इसके बाद आता है अपव्यय और अवरोधन की समस्या। देखिए अपव्यय और अवरोधन का मतलब क्या है। देखिए कोई छात्र है, अगर वो अपनी पढ़ाई पूरी होने से पहले अगर विद्यालय को छोड़ दे या प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण होने से पहले विद्यालय छोड़ दे तो उसको हम बोलते हैं अपव्यय। और अवरोधन का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई छात्र एक ही कक्षा में लगातार फेल होता रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवरोधन। ठीक, अपव्यय को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर राज्य तथा अभिभावकों द्वारा शिक्षा पर जो व्यय किया है उसका अगर कोई लाभ ना उठा पाए, ठीक है ना, कौन नहीं लाभ उठाएगा, यानी उनके बच्चे अगर उनका लाभ ना उठा पाए तो उसको हम बोलते हैं अपव्यय। तो अपव्यय में होगा क्या कि बच्चा क्या होगा, किसी कारणवश पहले ही विद्यालय को छोड़ देगा। ओके, और अवरोध में क्या होगा कि बच्चा लगातार फेल होता रहेगा एक ही क्लास में। ठीक है ना, तो इस समस्या के लिए सभी प्रयास पूर्णतः विफल ही रहे हैं। ठीक, इस समस्या के मूल में अभिभावक की निरक्षरता और रूढ़िवादिता भी है। कई जो अभिभावक हैं वो निरक्षर हैं और रूढ़िवादी हैं, यानी चेंज नहीं होना चाहते। ठीक, तो निरक्षर और रूढ़िवादी जो अभिभावक हैं वो अपने बालकों को शिक्षा का महत्व नहीं समझा सकते। ओके, और वो अपने बालकों के लिए शिक्षा का महत्व खुद भी नहीं समझते। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो बालकों के या बालिकाओं की शिक्षाओं की हमेशा क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं। ठीक, तो अधिकांश बालक इसी कारण से विद्यालयों को छोड़ देते हैं या अनुपस्थित रहते हैं। ओके दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है योग्य शिक्षकों का अभाव। देखिए दोस्तों, विद्यालयों में योग्य शिक्षकों का बहुत ही अभाव है। ओके, भारत में लगभग अगर आपको सभी विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करनी है तो एक बहुत ही टिपिकल या हम कह सकते हैं बहुत ही दुष्कर कार्य है। ओके, तो विद्यालयों में अगर शिक्षकों की वांछित संख्या का अभाव ही बालकों के विकास की उपेक्षा का मुख्य कारण समझा जा सकता है। ओके, पर्याप्त संख्या में जहां शिक्षक कार्यरत हैं भी वहां भी उनको पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके अंदर वांछित योग्यता नहीं है। ओके, और होता क्या है कि जैसे अगर कोई योग्य या प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति लेते भी हैं तो उसके बाद अगर उनकी कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, लाइक सपोज करो किसी कोई प्राइमरी टीचर बना और उसका लेक्चरर में सिलेक्शन हो गया, होता यही है कि भाई जो सुयोग्य होगा ऑफ कोर्स जो टैलेंटेड होगा वो तो आगे बढ़ जाएगा, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई अपना त्यागपत्र देकर चले जाते हैं। तो इस तरह से योग्य शिक्षकों के अभाव में भी विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं मिल पाती, जिसके कारण
छात्रों की अनुपस्थिति दर बढ़ने लगती है और वे अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने लगते हैं, जिसके कारण वे विद्यालयों को छोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इनका हम किस तरह से निराकरण कर सकते हैं। देखिए अभी हमने जो भी समस्याएं गिनी, उनका अगर हम जस्ट वो समस्याएं अगर हम दूर कर दे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, उनका निराकरण हो जाएगा। जैसे सबसे पहले बोला था कि भाई दयनीय स्थिति, तो विद्यालयों की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अगर आप कक्षाओं को सुधार करें, वहां पर खेल के मैदान रखें, फर्नीचर को सही करें, प्रकाश सही हो, शिक्षण सहायक सामग्री हो, शुद्ध जल हो, शौचालय, ये सारी मूलभूत आवश्यकता अगर वहां पर होंगी तो उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो अपने आप ही जो दयनीय स्थिति वो सुधरेगी और जो स्कूल में जो विद्यार्थी हैं वो भी आना पसंद करेंगे, वो अनुपस्थित नहीं रहना चाहेंगे और विद्यालय को कभी भी नहीं छोड़ना पसंद करेंगे। ओके, जब तक उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती। ओके, इसके बाद अगला आता है देखिए पाठ्यक्रम। अगर पाठ्यक्रम भी भाई बच्चों की अगर आवश्यकताओं, उनकी रुचियों और उनके वास्तविक जीवन से अगर संबंधित होगा तो अपने आप ही क्या होगा, वो रुचिकर होगा, वो उनके अंदर क्रिएटिविटी का विकास करेगा और बच्चे अपने आप ही स्कूल आना पसंद करेंगे और अनुपस्थित नहीं रहेंगे। तीसरा, प्रशासन। डेफिनेटली अगर प्रशासन अगर ध्यान देगा, समय समय पर निरीक्षण करेगा, पर्याप्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा, निरीक्षकों की नियुक्ति करेगा, तो अपने आप ही क्या होगा, ये समस्या का निदान होगा। ओके, इसके बाद अगला आता है आर्थिक स्थिति। देखिए अगर छात्रों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना है तो विद्यालय में आप क्या करो, निःशुल्क शिक्षा दो, पुस्तकें बांटो, जूते बांटो। ओके, इसके अलावा वर्दी, जो स्कूल ड्रेस है उसका आप निःशुल्क वितरण करो, जो कि इस समय पे होता है। ओके, इसी तरह से जैसे निम्न आर्थिक स्थिति वाले जो छात्र हैं उनमें भी आप क्या करो, जो अच्छे आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं उनके संग उनको समान रूप से शिक्षा दो, ताकि उनके अंदर समानता की भावना आ सके, यानी उनको समान शिक्षा के अवसर प्रदान हो सके। ओके, इसके अलावा देखिए अगर भौगोलिक स्थिति, जैसे हमने बोला कि भाई देश की विषम भौगोलिक स्थिति है, तो आप एक काम करिए कि भाई वहां पर एक निश्चित जनसंख्या के आधार पर विद्यालयों की स्थापना की जाए, ताकि दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को भी शिक्षा प्रदान हो सके। ओके, और होता यही है कि भाई ऐसे दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, विद्यालय दूर होने के कारण या तो नामांकन के पश्चात अनुपस्थित रहते हैं या फिर वो क्या करते हैं, विद्यालय को छोड़ देते हैं। ओके, और इसके अलावा देखिए विद्यालय में हमेशा छात्रों के अनुसार एक निश्चित शिक्षक का होने चाहिए। कहने का मतलब है कि छात्र शिक्षक अनुपात हमेशा निश्चित होना चाहिए। होता कितना है, 1:30, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। इससे भी क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि अनुशासन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है और शिक्षक क्या होता है कि बच्चों पर पूर्ण रूप से ध्यान दे पाते हैं और बच्चों को लगातार हम कह सकते हैं कि विद्यालय आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए मैंने पहले अगला बोला योग्य शिक्षक। देखिए कोशिश ये करना चाहिए कि विद्यालय में योग्य शिक्षकों की और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, उन्हें समय पर पर्याप्त वेतन व आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जाए, ठीक है ना, ताकि वे अपने पदों पर बने रहे। अगर आप उनको वेतन ही देंगे, आप उनको पर्याप्त सुविधाएं नहीं देंगे तो वो क्यों रहना चाहेंगे भाई प्राइम ना, उनको भी तो अपना परिवार चलाना है ना। तो आप क्या करिए, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करिए, उनके स्केल बढ़ाएं, ठीक है ना। तो अगर वो ताकि वो क्या करें, वहां पर कोई दूसरी जगह जाने से बचें। ओके, इसके अलावा देखिए अगर आप शिक्षकों को उपयुक्त शिक्षण विधियां, कौशलों आदि का अगर आप शिक्षण देंगे, उनको बताएंगे कि भाई शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किस तरीके से प्रभावशाली ढंग से किया जाए। ओके, तो उससे क्या होगा कि छात्रों में भी पढ़ने में रुचि बनी रहेगी और वे उत्साहपूर्वक शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेते रहेंगे और इस तरह की अनुपस्थिति या विद्यालय छोड़ने की समस्या कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी यह अध्याय खत्म नहीं हुआ है, इसमें एक टॉपिक और रह गया है, वो है शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक नियोजन। इसको हम अपनी अगली वीडियो में खत्म कर देंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।